Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. From this video, we are going to start with third module of strategic management subject, and the module name is business, corporate and global strategies. The very first question is corporate restructuring strategy, wherein we will understand the meaning of corporate restructuring, what are the needs of corporate restructuring and different forms of corporate restructuring. सबसे पहले कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट मिले और वो जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो कंपनी के प्रेजेंट सिचुएशन को काफी ज्यादा सूटेबल रहेगा। कंपनी क्या कर रही है अपने एक बिजनेस को या कुछ बिजनेसेस के पोर्टफोलियो के कंपोजिशन में थोड़े बहुत चेंजेस कर रही है और जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है ना। यहाँ पे हम लोग जिलेट का एग्जांपल लेते हैं कि जिलेट ने किस तरीके से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया था। तो जिलेट कंपनी जो है वो इंडियन मार्केट में 1984 को एंटर किया जॉइंट वेंचर के थ्रू। तभी वो लोग क्या थे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे। माइनॉरिटी मतलब कि उनके पास काफी कम शेयर्स थे। फिर उन्होंने क्या किया और एडिशनल शेयर जो है वो कंपनी के परचेस किए और 2002 तक ये कंपनी ने 3/4 शेयर जो है वो परचेस कर लिए। 3/4 मतलब ऑलमोस्ट 75% शेयर जो है उन्होंने वो परचेस कर लिए। और ये 2 डिकेड्स में मतलब ये 20 सालों में कंपनी ने क्या किया, अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ को फॉलो किया। मतलब उन्होंने मर्जर्स, टेक ओवर्स ये सब करना शुरू कर दिया, जहां पे उन्होंने ओरल केयर बिजनेस, बैटरी का बिजनेस, ब्लेड के बिजनेसेस, रेजर के बिजनेस, स्टेशनरी के बिजनेस, ऐसे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस को अक्वायर करना शुरू कर दिया। ये अलग अलग बिजनेसेस को कंपनी अक्वायर कर रही थी, उसके वजह से कंपनी का कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा था और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डाउन होते जा रहा था। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया, रिस्ट्रक्चरिंग करना शुरू कर दिया, जहां पे कंपनी ने अपने कुछ जो बिजनेसेस है उसको बेचना शुरू कर दिया या उसको बंद करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अपने कुछ बिजनेसेस सेल करके कंपनी ने अपना रिस्ट्रक्चरिंग किया और ये रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी जो है 2003 में सक्सेसफुल हो गई। और जीआईएल कंपनी मतलब ये जो जिलेट इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने टर्न अराउंड किया। टर्न अराउंड मतलब क्या, वो लोग जो लॉस मेकिंग में जा रहे थे वापस से प्रॉफिट मेकिंग में आ गए और उनका जो नेट प्रॉफिट था वो 20 सालों में या 2 डिकेड्स में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट वो लोग कमा पाए। नाउ विल सी व्हाट इज द नीड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी। नाउ फर्स्ट नीड इज टू फोकस ऑन द कोर स्ट्रेटेजी। नाउ कंपनी ने जो नए नए डिवीजन शुरू किए थे या कंपनी ने अलग अलग सब्सिडियरीज मतलब ब्रांचेस वगैरह शुरू किए थे, वो सब ब्रांचेस कंपनी क्या कर रही है, बंद कर रही है। क्यों बंद कर रही है? बिकॉज कंपनी को अपना परफॉर्मेंस जो इंप्रूव करना है। बिकॉज ये जो नए डिविजन्स है या नए सब्सिडियरीज वगैरह है वो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं और कंपनी ने जो ये नया स्ट्रैटेजी या नया बिजनेस शुरू किया था वो कंपनी के कोर स्ट्रैटेजी से मैच नहीं हो रहा था या कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसके साथ वो अलाइन नहीं हो रहा था। कोर मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका कोर बिजनेस है कंप्यूटर्स बनाना। अगर वो कंपनी ने स्टील का बिजनेस शुरू किया या एफएमसीजी गुड्स बना के बेचना शुरू कर दिया तो वो कंपनी की क्या हो गई, नॉन कोर एक्टिविटीज हो गई। तो वो एक्टिविटीज की वजह से कंपनी को क्या हो रहा था, यहाँ पे लॉसेस हो रहे थे और वो लॉसेस से कंपनी को बचाने के लिए और कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, वो जो दूसरे बिजनेसेस थे वो बंद कर दिए। बिकॉज ये जो स्टील का बिजनेस था वो कंपनी का जो मेन बिजनेस है कंप्यूटर बनाने का उसके साथ मैच नहीं हो रहा था या अलाइन नहीं हो रहा था। और इसकी वजह से कंपनी ने क्या कर दिया, वो जो नॉन कोर एक्टिविटीज है उसको बंद कर दिया और अपने कोर बिजनेस के ऊपर कंपनी फोकस करने लग गई। सेकेंड वन इज लेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जो भी हम लोग ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया कैपिटल, उसमें से कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे कैपिटल नहीं मिल पा रहा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं उन्होंने जो डिसीजन लिया था कि हम लोग को नया डिवीजन या नया बिजनेस शुरू करना है, वो नए बिजनेस का परफॉर्मेंस जो होता है एकदम पुअर होता है। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के जो कस्टमर्स है उनकी नीड चेंज हो गई है, जिसकी वजह से वो लोग कंपनी का प्रोडक्ट परचेस नहीं करते और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है कम होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया कि जो बजाज कंपनी थी उन्होंने स्कूटर का बिजनेस जो है वो बंद कर दिया था बिकॉज वो लॉस मेकिंग बिजनेस था। क्योंकि कस्टमर्स का जो प्रेफरेंस था स्कूटर के लिए वो चेंज होते जा रहा था और फिर उन्होंने मोटरसाइकिल के मार्केट में एंट्री करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से कंपनी ने क्या कर दिया, अपना एक यूनिट जो है या अपना एक डिवीजन जो है बंद कर दिया बिकॉज वहां से कंपनी को काफी कम रिटर्न्स मिल रहे थे। थर्ड नीड इज कैश फ्लो रिक्वायरमेंट।
नाउ कंपनी को कभी कभी क्या होता है, कैश इनफ्लो की जरूरत होती है, मतलब कंपनी को कैश की जरूरत है, तो कंपनी क्या करती है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है। नाउ रिट्रेंचमेंट में दो चीजें हो सकती है, डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। डिवेस्टमेंट में क्या होता है, कंपनी अपना बिजनेस का कुछ पार्ट जो होता है उसको बंद करती है, किसी को सेल कर देती है। जैसे कि कंपनी पहले 4 प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचती थी, उसमें से एक प्रोडक्ट को कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, या वो यूनिट को कंपनी ने किसी और को बेच दिया। और लिक्विडेशन में कंपनी क्या करती है, पूरा का पूरा बिजनेस जो होते है वो किसी और को सेल आउट करती है। तो इसमें से क्या होता है, कंपनी को थोड़ा सा कैश इनफ्लो होता है, कंपनी को थोड़ा सा कैश मिलता है। और वो जो कैश कंपनी को मिला, वो कैश को कंपनी क्या कर सकती है, उनके ऊपर जो भी कर्जा हुआ है उसको वो रीपे करने के लिए यूज कर सकती है। सो कंपनी को जब भी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, यहाँ से कैश लाके वो जो कंपनी के ऊपर डेट है उसको कंपनी रीपे कर सकती है। फोर्थ वन इज इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। नाउ रिस्ट्रक्चरिंग जो होता है वो मार्केट में कंपटीशन को फेस करने के लिए काफी जरूरी होता है। जब भी कंपनी के एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज होते हैं, या कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस केस में कंपनी जो होता है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है, ताकि वो कंपनी जो है मार्केट में कंपटीशन को अच्छी तरीके से फेस कर पाए। अगर सपोज एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं और कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से कंपनी का सर्वाइवल जो होता है वो डेंजर में आ सकता है, मतलब कंपनी बंद होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कंपनी को अगर सपोज कंपटीशन को फेस करना है, तो उसके लिए कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजिंग करना जरूरी होता है। फिफ्थ वन इज सर्च बेटर एवेन्यू फॉर ग्रोथ। नाउ कंपनी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करती है, बिकॉज कंपनी को कोई नया एवेन्यू जो होता है ग्रोथ के लिए वो सर्च करना होता है। नाउ कंपनी किन किन तरीके से ग्रोथ कर सकती है, तो एक्विजिशन के थ्रू ग्रोथ कर सकती है, मर्जर के थ्रू ग्रोथ कर सकती है, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ग्रोथ कर सकती है। तो ये अलग अलग एवेन्यूज है, या ये अलग अलग जरिया है जिससे कंपनी क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। ओके, तो ग्रोथ करने के लिए कंपनी यहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करती है। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं कोक कंपनी का। उनका जो गोल्ड स्पॉट नाम का ऑरेंज ड्रिंक था उसको उन्होंने क्या कर दिया, मार्केट में से रिमूव कर दिया, ताकि कोको कोला के लिए और फेंटा के लिए एक अच्छा स्पेस बन जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज मीट द प्रेजेंट टाइम रिक्वायरमेंट। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इसके लिए किया जाता है ताकि कंपनी जो है वो अपने कस्टमर की करंट रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल कर पाए। जैसे कि हम लोग जियो मीट का एग्जांपल ले सकते हैं, जो ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट के अंदर ऑनलाइन मीटिंग ऐप जो है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने ये पर्टिकुलर ऐप जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। एंड द लास्ट नीड इज कॉस्ट सेविंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो होता है कंपनी का कॉस्ट सेव करने में हेल्प करता है। जैसे कि कंपनी अपने सरप्लस मैन पावर को रिट्रेंच कर सकती है। रिट्रेंच करना मतलब कि जॉब से निकाल देना, तो जो भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज है, ओके, उनको कंपनी क्या करती है, यहाँ पे जॉब से निकालती है। मतलब कंपनी को 10 एम्प्लॉय की जरूरत है, अगर सपोज कंपनी के पास 11 एम्प्लॉय है, तो किसी एक एम्प्लॉय को क्या किया जाएगा, जॉब से रिट्रेंच किया जाएगा या जॉब से निकाला जाएगा। तो उससे कंपनी का कॉस्ट सेव हो सकता है। और दूसरा, कंपनी आउटसोर्सिंग कर सकती है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास मल्टीपल एक्टिविटीज होती है, तो वो उसमें से कुछ एक्टिविटीज को कंपनी क्या करती है, किसी दूसरे एजेंसी को दे देती है जो वो काम में स्पेशलाइज होती है। जैसे कि सपोज हमने जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है उसको बंद कर दिया, और सेल्स की एक्टिविटी जो उसको आउटसोर्स कर दिया, किसी और एजेंसी को दे दिया। बिकॉज कंपनी जब खुद का सेल्स डिपार्टमेंट स्टार्ट करती है तो उसमें कंपनी को ज्यादा कॉस्ट लगता था। अभी कंपनी ने वो एक्टिविटी किसी और एजेंसी को दी, उसके लिए कंपनी को अभी कम खर्चा लगता है। बिकॉज यहाँ पे कंपनी को सिर्फ क्या करना होता है, उनको सिर्फ फीस देना होता है। बट जब खुद का पूरा डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें कंपनी को एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने से लेके, उनको ट्रेनिंग देने से लेके, उनकी सैलरी वगैरह या दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आउटसोर्सिंग के थ्रू भी कंपनी क्या कर सकती है, अपने कॉस्ट को थोड़ा सा सेव कर सकती है। तो ये सारे नीड थे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट, now we will see the different forms of corporate restructuring strategy। forms का मतलब क्या होता है, different types of corporate restructuring। ना यहाँ पे मेजरली 4 टाइप्स होते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी के। हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहला है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ना इसके अंदर है मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, ज्वाइंट वेंचर और डिवेस्टमेंट। इन सब के बारे में हम लोग ने मॉड्यूल नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आप लोग वहां से ये पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन जो है रिफर कर सकते हो। ना फर्स्ट पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग है डिवेस्टमेंट। डिवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने किसी असेट को
या किसी डिवीजन को, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह, उसको कंपनी किसी और को सेल आउट कर देती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को आउटसोर्सिंग में बताया था कि कंपनी ने क्या किया, अपना सेल्स डिपार्टमेंट जो बंद कर दिया और किसी और को बेच दिया, या कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। तो जब कंपनी अपने असेट को या डिवीजन को बेचती है, अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी क्या करती है, उसमें से पैसा निकाल लेती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेस्टमेंट। ऐसा कंपनी क्यों करती है, अपने किसी असेट को या अपने किसी डिवीजन को क्यों बेचती है, तो कंपनी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, या कोई सोशल इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने क्या किया, ये डिसीजन लिया डिवेस्टमेंट का। कौन से डिपार्टमेंट को डिवेस्ट करती है, नाउ कंपनी कौन से डिपार्टमेंट को डिवेस्ट या सेल करती है, तो वो डिपार्टमेंट जो कंपनी का नॉन कोर एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, उसको कंपनी क्या करती है, डिवेस्ट करती है। और उसमें से डिवेस्टमेंट करने की वजह से कंपनी जो है अपने मेन बिजनेस के ऊपर फोकस कर देती है। सो जो नॉन कोर पार्ट था कंपनी का, उसको कंपनी ने क्या कर दिया, डिवेस्ट कर दिया, सेल आउट कर दिया, ताकि कंपनी अपने कोर पार्ट के ऊपर फोकस कर पाए और उसमें से कंपनी को अच्छा प्रॉफिट मिले। नाउ डिवेस्टमेंट जो है उसको डिवेस्चर भी बोला जाता है, तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। अभी हम लोग डिवेस्टमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड का। ये एक कमर्शियल बैंक है और ये बैंक अलग अलग सर्विसेज आपके कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ब्रांच बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ साथ वो जो बैंक है वो लैंड पार्सल में भी इन्वेस्टमेंट करती है, प्लस वो बहुत सारे जो लिस्टेड कंपनीज है उनके शेयर्स के अंदर भी वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी ये जो बैंक थी उनको ज्यादा कैपिटल रेज करना था, क्योंकि उनको अपनी लेंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ानी थी, मतलब उनको बहुत सारा पैसा जो है लोगों को लेंड करना था। और इसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, ये जो लैंड पार्सल है इसमें से अपना पैसा डिवेस्ट कर दिया, या कंपनीज वगैरह जिनमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से उन्होंने डिवेस्ट कर दिया। और जिसकी वजह से ये जो बैंक है वो काफी सारा कैपिटल जो रेज कर पाई और वो कैपिटल को वो लेंड कर पाई। तो इस तरीके से डिवेस्टमेंट किया जाता है यहाँ पे। दूसरा पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग है डीमर्जर। ना मर्जर का हमने मीनिंग देखा था, जब दो कंपनियां एक हो जाती है उसको मर्जर बोलते हैं। और डीमर्जर का मतलब क्या होता है, जब दो कंपनियां स्प्लिट हो जाती है या अलग हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीमर्जर। डीमर्जर जो होता है उसके अंदर दो फॉर्म्स हो सकते हैं, एक है इन स्पिन ऑफ, दूसरा है इन स्प्लिट अप। ये दोनों का मीनिंग हम लोग देखते हैं। इन स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है, जहां पे एक नई कंपनी बनाई जाती है बाय सेलिंग द न्यू शेयर्स इन द मार्केट, तो उसको स्पिन ऑफ बोला जाता है। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहले क्या था, ईबे और पेपाल जो थे ये दोनों कंपनी का मर्जर था, फिर उन्होंने अपना डीमर्जर कर दिया, जिसमें से ईबे में से पेपाल कंपनी जो है वो सेपरेट हो गए और उन्होंने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर दिया बाय सेलिंग द न्यू शेयर्स इन द मार्केट। तो ये स्पिन ऑफ का एक एग्जांपल है। दूसरा है इन स्प्लिट अप। इसमें क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो होती है स्प्लिट हो जाती है, अलग हो जाती है, और उसमें से दो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट कंपनीज फॉर्म होती है। जैसे कि बजाज लिमिटेड कंपनी जो ये डीमर्ज हो गई और ये कंपनी में से दूसरी तीन कंपनी फॉर्म कर दी, जिसमें सबसे पहले है बजाज ऑटो लिमिटेड, जिनका मेन बिजनेस है ऑटो बिजनेस। दूसरा है बजाज फिन सर्विस लिमिटेड, ये कंपनी जो है इनका बिजनेस है इंश्योरेंस और कंज्यूमर फाइनेंस का। और तीसरा है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर और नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करता है। नाउ थर्ड है हमारा फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। ना पहला फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है गोइंग पब्लिक। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के जो पहले प्राइवेट शेयर्स थे, ओके, उनको कंपनी क्या करती है, फर्स्ट टाइम पब्लिक में बेचती है। इसी को ही इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है, मतलब आईपीओ बोला जाता है। आप लोगों ने काफी सारे कंपनी के ऐसे आईपीओ के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे न्यूज़पेपर और होर्डिंग के अंदर, जहां पे कंपनी ऐसा ये आईपीओ का एडवर्टीजमेंट जो होती है वो न्यूज़पेपर में देती है और लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। दूसरा है डेट इक्विटी स्वैप। नाउ स्वैप का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना। सबसे पहले तो डेट का मतलब क्या होता है, डेट मतलब लोन, और इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का ओन कैपिटल होता है, जिसको हम लोग इक्विटी शेयर भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है, उनके जो भी डेट्स है, डेट मतलब सपोज डिवेंचर होल्डर है, बॉन्ड होल्डर्स वगैरह है, या जिनके पास से कंपनी ने लोन लिया है,
उन सबको कंपनी क्या कहती है कि वो अपने लोन को क्या करे, इक्विटी में कन्वर्ट कर दे या फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दे। और आप लोगों को पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको कंपनी को डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं होता है। उनका डिविडेंड जो होता है वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा नहीं। तो कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, अपने लोन को कम करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज लोन के ऊपर क्या होता है, कंपनी को कंपलसरी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कंपनी अपने लोन को या डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करती है ताकि कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन जो है वो कम हो जाए। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन जो है कम हो गया। बिकॉज नाउ नेक्स्ट वन इज बायबैक ऑफ शेयर। जब कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इश्यू करती है और कुछ सालों के बाद में वही शेयर को कंपनी वापस से परचेस कर लेती है तो उसको बायबैक ऑफ शेयर बोला जाता है। जैसे 2015 में कंपनी ने अपने शेयर इश्यू किए थे मार्केट में, 2025 में वापस से कंपनी ने क्या कर दिया, अपने वो शेयर जो है परचेस कर लिए, तो उसको बायबैक ऑफ शेयर बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपको पता है कि जब आप मार्केट में शेयर बेच के कैपिटल रेज करते हो तो जिन लोगों ने आपके शेयर परचेस किए वो आपके शेयर होल्डर्स हैं, और शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के ओनर्स होते हैं और सारे डिसीजन जो होते हैं वो खुद लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि वो जो शेयर्स है वो वापस से परचेस किए जाते हैं ताकि कंपनी जो है खुद के डिसीजन खुद ले पाए। ओके, सो इस तरीके से बायबैक ऑफ शेयर करके कंपनी अपना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर सकती है। नेक्स्ट वन इज लीवरेज बायआउट। नाउ लीवरेज बायआउट में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर करती है और वो भी बोरोड मनी से। बोरोड मनी मतलब कहीं से वो पैसा जो होता है उधार लिया जाता है, और जहां से ये पैसा उधार लिया जाता है उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी आप लोग कहाँ से देते हो, तो जो कंपनी को आपने अक्वायर किया है वही कंपनी के असेट जो है उनके पास एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखा जाता है और उसके बदले में वो आपको लोन देते हैं। इसको लीवरेज बायआउट बोला जाता है। और लास्ट वाला है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें पहला है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट जिसको एसबीयू बोला जाता है। ना एसपीयू के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज होती है वो क्या करती है, अपने अलग अलग प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स बनाती है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, ये एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है जो टॉयलेटरीज भी बनाती है, आइसक्रीम भी बनाती है, कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये तीनों प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए एक सेपरेट एसबीओ फॉर्म किया। तो ये एसबीओ है टॉयलेटरीज के लिए, जो टॉयलेटरीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स सब कुछ देख रही है। ये दूसरा एक यूनिट या दूसरी टीम है जो आइसक्रीम का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, लॉजिस्टिक हैंडल कर रही है। और ये तीसरा यूनिट है या तीसरा एक टीम है जो कॉस्मेटिक का सब कुछ हैंडल कर रही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और हर एक प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए आपने एक सेपरेट यूनिट सेटअप किया, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। नाउ सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, अपने बिजनेस को रीडिजाइन करना। ओके, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना ताकि आपका परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो जाए। जैसे पहले आप लोग मैनुअल काम करते थे, अभी आपने आपके बिजनेस को रीडिजाइन किया। रीडिजाइन मतलब क्या, अभी आप कंप्यूटराइज काम करने लग गए। तो ऑब्वियसली जब मैनुअल काम करते थे वहां से लेके अभी जब आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके काम कर रहे हो तो आपके परफॉर्मेंस में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग मतलब रीडिजाइन करना अपने बिजनेस को। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी इज डाउनसाइजिंग। डाउनसाइजिंग में क्या होता है कि जो भी कंपनी के सरप्लस मैन पावर से उनको रिट्रेंच किया जाता है। सरप्लस मैन पावर मतलब क्या, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज है, ओके, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। जैसे कि आपको 10 एम्प्लॉयज की जरूरत थी पर आपके यहाँ पे 11 एम्प्लॉयज है, तो उसमें से एक एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया जाएगा बिकॉज वो सरप्लस है। उसको डाउनसाइजिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के फंड्स बच सकते हैं। और लास्ट वाला है आउटसोर्सिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या करती है कि अपने कुछ एक्टिविटी जो होते हैं वो किसी स्पेशलाइज एजेंसी को आउटसोर्स कर देती है या उनको उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, उसको आउटसोर्सिंग बोला जाता है। नाउ लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया कि जब कोई भी कंपनी अपने बिजनेस का कुछ फंक्शन या कोई भी एक्टिविटी जो है वो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करती है या किसी स्पेशलाइज एजेंसी को दे देती है तो उसको आउटसोर्सिंग बोला जाता है। जैसे कि हमने हमारे बिजनेस का सेल्स डिपार्टमेंट जो है बंद कर दिया और सेल्स एक्टिविटी जो है किसी और एजेंसी को दे दी, वो एजेंसी हमारे लिए क्या करेगी, सेल्स करेगी।
सो इस तरीके से आप लोगों ने जब आपका सेल्स डिपार्टमेंट बंद कर दिया, जिसकी वजह से आपका मैन पावर जो है आप रिड्यूस कर पाए, और दूसरा आपके जो भी कॉस्ट वगैरह थे वो डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, वो सारे कॉस्ट आपके कम हो गए। बिकॉज जब आप कोई भी एक्टिविटी खुद करते हो, जैसे कि सेल्स एक्टिविटी अगर आप खुद करोगे तो उसके लिए आप लोगों को एक डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनका सैलरी बोनस या उनके दूसरे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो सब आपको पे करने पड़ेंगे। पर यहाँ पे आउटसोर्सिंग करके क्या होगा, आपका ये जो मैन पावर का खर्चा था या दूसरे जो भी कॉस्ट थे वो आपके सेव हो रहे हैं। बिकॉज आपको यहाँ पे सिर्फ वो एजेंसी जो उसको फीस देना है, और वो फीस जो होता है वो ये डिपार्टमेंट चलाने के कंपेयर में बहुत ही कम हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट बच रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पे आउटसोर्सिंग होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.